वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। और बेटा, आज हम करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपको जैसे पता ही होगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ऑक्सीडेशन कैसे होती है, क्या इसका नेचर है, किस तरह के तरीकों के साथ होती है, और कौन कौन से इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, और ये हमारे किस किस काम आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज का वीडियो लेक्चर इज बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो का आपको अपने आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेटा, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की बात नहीं करने वाला हूं बच्चे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों के अंदर। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं। ठीक है, वो कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? दे कैन ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, तो ये फर्क होता है इन दोनों के अंदर। जबकि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दे कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड्स, ये केवल एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है तो हमें इसका एक फायदा होगा। अगर मेरे पास दो बीकर्स पड़े हों, एक के अंदर एल्डिहाइड हो और दूसरे के अंदर कीटोन हो, तो अगर मेरे को इस बात का टेस्ट करना है, पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा वाला एल्डिहाइड और कौन सा वाला कीटोन है, तो मैं उसकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दूंगा। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर वो कीटोन होगा। सॉरी, अगर वो हो गया तो वो एल्डिहाइड होगा, यस, और अगर नहीं होगा फिर वो कीटोन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे KMnO4 है, ठीक है, K2Cr2O7 है, ये सारे बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इसके एग्जांपल है, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। These are the strong oxidizing agents because they release nascent oxygen। और जो हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे कि हमारे पास आता है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ठीक है, या फेहलिंग सॉल्यूशन। ये क्या होता है, कैसा इसका फॉर्मूला होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल तक अभी आपको यह समझ आना चाहिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है। ठीक है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, इसके बारे में आपको पहचान होनी बेहद जरूरी है, तभी आप इस चैप्टर को आगे कर पाओगे। ठीक है, तभी आप इस
टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे, और इस टॉपिक से बेटा सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि ये सवाल जरूर रहेगा इसमें से, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये किस प्रकार से रिएक्शन कर सकता है। तो बेटा हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब प्रेपरेशन करी थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो हमने देखा था कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहां पर पीसीसी यूज किया था, आपको शायद याद होगा हमने पीसीसी यूज किया था कि अगर हम पीसीसी यूज करते हैं देन ये ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ठीक है, तब ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाता है। खैर इस बात को भी हम रिपीट नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो बात है कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ऑक्सीडाइज होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन किस तरह होता है, आइए चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, चलिए चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एल्डिहाइड है लाइक एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवा देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7, ओके, सो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये एल्डिहाइड को तो करेंगे, एल्डिहाइड को तो भैया माइल्ड भी कर देता है, ये तो फिर भी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ये बन जाएगा CH3COOH। तो ये मेरे पास एसिटाल्डिहाइड से क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। इट इज एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और ये मेरे पास बन जाता है एसिटिक एसिड, ये मेरे पास बन जाता है एसिटिक एसिड। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करवाया जा सकता है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं तो बेटा हमारे पास आता है कीटोन। कीटोन की ऑक्सीडाइजेशन किस तरह से होगी, आइए उसको भी चेक करते हैं। तो अगर मैं कीटोन लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है एसीटोन, दिस इज अ कीटोन, ओके, दिस इज एसीटोन। तो एसीटोन की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर हम एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 में से कुछ भी ले लीजिए आप, जरूरी नहीं है कि दो लेने हैं, कोई एक लेना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो भैया क्या होगा, सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड कौन सा टूटेगा, देखिए क्योंकि एक सिमेट्रिकल कीटोन है, इट इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, तो सिमेट्रिकल कीटोन में चाहे ये बॉन्ड तोड़ दीजिए चाहे वो बॉन्ड तोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा हूं, चाहे उधर से कर दीजिएगा, दो ग्रुप्स निकलेंगे। तो पहले ग्रुप में दो कार्बन रहेंगे, दूसरे वाले में सिंगल कार्बन रहेगा, यानी कि मिथाइल बाहर आएगा ही आएगा। तो हमारे पास दो तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहां पर, एक बनेगा दो कार्बन वाला यानी कि CH3COOH प्लस दूसरा बनेगा सिंगल कार्बन वाला CHCOOH। तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड होता है, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये मेरे पास होगा बेटा फॉर्मिक एसिड, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो ये चीजें होती हैं जो कि एक आम इंसान के दिमाग में तभी आती हैं अगर वो पढ़ के आए हो, ठीक है, अगर इन चीजों की समझ है तभी आप ये सब कर पाओगे। अब कीटोन के अंदर एक और परेशानी वाली बात होती है, वो परेशानी वाली बात क्या होती है कि जो कीटोन है वो अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या करेंगे, इफ कीटोन इज अनसिमेट्रिकल। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमारा कीटोन अनसिमेट्रिकल होता है तो क्या होगा, ओके, फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन, फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स
देखिए भैया, अगर मेरे पास कीटोन अनसिमेट्रिकल है लाइक दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, तो ये मेरे पास कीटोन है, ये है प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन 2 ऑन, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑन। तो इस तरह का जो हमारे पास कीटोन रहेगा, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है तो बॉन्ड कहां से टूटेगा। आइए इसको चेक करते हैं कि इसकी दो संभावनाएं बनती हैं बेटा, इसकी दो संभावनाएं बनती हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट इसका बन सकता है हमारे पास। तो देखिए कि इसके दो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो पॉसिबल होते हैं अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7। इस केस में हमारे पास जो चीज बन सकती है वो तो एक ही है कि अगर बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है तो हमारे पास बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा HCOOH प्लस CH3CH2COOH। इसका नाम है बेटा प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड और इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो हमारे पास एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो हमारे पास ये वाली चीजें दो बन सकती हैं। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है, कीटोन के लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटता है, कीटोन के राइट वाला बॉन्ड अगर नहीं टूटता है तो क्या होगा, दो कार्बन इधर है दो कार्बन इधर है, तो हमारे पास बनेगा CH3COOH प्लस CH3COOH, यानी कि दोनों के दोनों मोल्स हमारे पास एसिटिक एसिड के बन जाते हैं। ओके, दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज अगेन एसिटिक एसिड। ओके, तो हम इसको 2CH3COOH के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे लिखते हैं, हम अकेला अकेला करके लिखते हैं या फिर हम इसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। खैर, तो हमारे पास बेटा भी अगर ये हमारे पास कीटोन है अनसिमेट्रिकल, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। ओके, तो इस बारे में अगर मैं बात करूं तो एक रूल है बेटा यहां पर जो कि अप्लाई होता है, उस रूल का नाम है पॉप-ऑफ रूल। ठीक है, यहां पर लगेगा पॉप-ऑफ रूल, पॉप-ऑफ रूल। तो पॉप-ऑफ रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है अनसिमेट्रिकल कीटोन की, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है अनसिमेट्रिकल कीटोन की, तो बॉन्ड की ब्रेकेज कुछ इस हिसाब से होगी कि जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ आएगा। ओके, वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ आएगा। जैसे कि ये कीटो ग्रुप है, अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हूं, अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो ये कीटो ग्रुप बड़े वाले अल्काइल ग्रुप के पास आ जाएगा। यहां पर क्या है, इथाइल है, यहां पर मिथाइल है, इसलिए बॉन्ड ब्रेकेज यहां से होगी। और अगर बॉन्ड ब्रेकेज इस तरफ से होगी तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, 92% प्रोडक्ट मेरा बनेगा एसिटिक एसिड और 8% मेरा प्रोडक्ट बनने की संभावना है फॉर्मिक एंड प्रोपेनोइक की। तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है वो है एसिटिक एसिड। तो बड़ी आसानी से आप इन चीजों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए और कौन सा वाला प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ पॉप-ऑफ रूल। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप कि आपको ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला पोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करने की काफी एक्साइटमेंट है। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम करने वाले हैं अभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन। चलिए बात करते हैं आगे। ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वेरी हेल्पफुल। सबसे पहली बात है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पर ये इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बड़ा आसान सा बेटा क्वेश्चन है ये वाला भी, और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, हर जगह पर ये चीज पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं इसको। अगर मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास है एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, और अगर मेरे पास ये दूसरा बीकर है
और इस बीकर के अंदर हमने रखा है कीटोन। कीटोन भी कोई भी हो सकता है। ओके, तो अगर ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, देखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनमें से कौन सा वाला एल्डिहाइड है और कौन सा वाला कीटोन है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो कीटोन्स को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवा देता हूं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीडाइज होगा जो ऑक्सीडाइज होगा वो एल्डिहाइड होगा, और जो नहीं होगा वो कीटोन होगा। तो अगर वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, किस तरह से हम ये टेस्ट कर सकते हैं, तो उसको बेटा हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ओके, तो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको समझते हैं, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट किस तरह से हम करते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात है कि जो टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो ये टेस्ट किया जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, ये टेस्ट किया जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए कि कौन सा वाला एल्डिहाइड है और कौन सा वाला कीटोन है। इस चीज की जानकारी मैं आपको देता हूं कि ये है क्या। इसमें हम क्या करते हैं कि टोलेंस रिएजेंट लेते हैं, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट लेते हैं। अभी टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ये अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, इसको टोलेंस रिएजेंट कहा जाता है। इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। तो ये बनता कैसे है, पहले हम इसको बनाने की विधि जानते हैं कि हम किस तरह से टोलेंस रिएजेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम उसके बाद उसका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवा सकें। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सिल्वर जो है नाइट्रेट लेना होता है AgNO3, और इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देना होता है। ओके ओके, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि ये जो नाइट्रेट है ये अमोनिया के साथ लग जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये सिल्वर के साथ लग जाएगा। ओके, ये सिल्वर के साथ लग जाएगा, यहां पर 2 आएगा बेटा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2NH4NO3 प्लस Ag2O प्लस H2O। ओके, हमारे पास ये वाटर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद ये दो चीजें जो हैं ये फर्दर रिएक्शन करेंगी, जैसे कि हमारे पास है Ag2O, ठीक है, ये जो Ag2O है ये 4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इसके साथ ये दोबारा ऐड करेगा ये और ये, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये फर्दर रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा AgNH3 नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट, इसे टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। इसके अलावा एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा एज वाटर, लेकिन हमें जरूरत है इस टोलेंस रिएजेंट की। अब अगर मैं इस टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट करवाता हूं एल्डिहाइड के साथ, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब को बेसिक मीडियम के अंदर अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा कि वो शाइन करेगी लाइक मिरर, वो शाइन करेगी लाइक मिरर, और उसकी सारी वॉल्स जो हैं वो चांदी की तरह चमकेंगी, वो चांदी की तरह चमकेंगी। और वो क्यों चमकेंगी, उसके अंदर एक रिएक्शन होगा बेटा, और वो रिएक्शन क्या होगा कि ये जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट है AgNH3 ओके, अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है,
अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है हीट करने पर, ये हमें क्या देगा? इट विल गिव अस सिल्वर प्लस, ये हमें देगा सिल्वर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड देगा हमें RCOO नेगेटिव प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो इस जो प्रोडक्ट की रेंज है, इस रेंज में आपको ये नजर आ रहा है कि ये सिल्वर बन रहा है, और इस सिल्वर की वजह से टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो शाइन करती हैं, और एक चमकीला जो पदार्थ है वो वहां पर बन जाता है जो एक्चुअली में सिल्वर होता है। और अगर टेस्ट ट्यूब शाइन कर रही है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर वो शाइन नहीं कर रही है तो फिर वो कीटोन है। तो जो वाली एल्डिहाइड, जो वाली टेस्ट ट्यूब आपकी शाइन करेगी उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है? एल्डिहाइड। ओके, तो इस तरह से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला एल्डिहाइड है और कौन सा वाला कीटोन है। और बड़ी सिंपल सी चीज है कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इसी को कहा जाता है, और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट का एक और नाम है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं टेस्ट ट्यूब की, वो शीशे की तरह चमकती हैं, सिल्वर की तरह चमकती हैं, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक काफी अच्छे से समझ आया होगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक कि ऑक्सीडेशन किस तरह से हम करवा सकते हैं माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। इसके अलावा फेहलिंग सॉल्यूशन और बेरेंडिक सॉल्यूशन और हेलोफॉर्म टेस्ट भी हैं, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको इस चीजों के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी, मजा आया होगा करने के बाद। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।